लेकिन हरियाणा एक राज्य है। उस राज्य का करीब करीब हर गांव ऐसा है जिसका बेटा फौज में होते हुए कश्मीर में मारा गया है। बात होती है कश्मीरियत में कि जब भी कश्मीर की बात होगी उसमें स्टेक होल्डर कौन होगा? उसमें स्टेक होल्डर बुरहान वानी होगा, मूसा होगा, हुर्रियत होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, पीडीपी होगी। तो भारत की आर्मी क्यों नहीं होगी उसमें? भारत की आर्मी के बगैर कश्मीर तय नहीं हो सकता। जब तक वो भी स्टेक होल्डर नहीं होगी, हम किसी को स्टेक होल्डर नहीं मानते। और भारत का हर वो आदमी जिसका टैक्स भारत की केंद्र सरकार लेती है और उन आतंकवादी सरकारों को देती है, उन एंटी इंडिया चलाने वालों को देती है। इसलिए कश्मीर के अंदर कोई भी फैसला होगा हमारी मर्जी के बगैर नहीं होगा। कोई 4 लोग जाएंगे और हुर्रियत के लोगों से दलाली करते हुए कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, हम आपसे यहां से चले गए, और कोई अपना एजेंडा पूरा कर रहा होगा। इस एजेंडे को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को दिन के उजाले में उनके धर्म के नाम से, उनके बिलीफ के कारण आपने मारा, रेप किया, मर्डर किया, आपने निकाल दिया। उस वक्त देश का गृह मंत्री भारत का पहला मुसलमान लीडर था और उसी राज्य से था। किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा, कोई हेडलाइन नहीं बनी, और हमने किसी पत्रकार को और किसी श्याम बेनेगल से लेकर के बंगाल से लेके वो तमाम अपर्णा सेन टाइप के बहुत सारे लोग निकल आए हैं जो अब रिडेंडेंट हो चुके हैं। हमने नहीं पूछा कि इस देश में अगर पहली लिंचिंग हुई थी तो दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री की देखरेख के अंदर हुई थी और 3,500 सिखों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया था। वो थी असली मॉब लिंचिंग। लेकिन हमने सरकार को नहीं देखा, हमने पत्रकारों को नहीं देखा, हमने इंटेलेक्चुअल्स को नहीं देखा, हमने अवार्ड वापसी को नहीं देखा, हमने सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखा ये कहते हुए कि ये सबसे पहली मॉब लिंचिंग हुई है। और आप चुप रहे, आप बोले नहीं। उनका एक आदमी गलती से कहीं मर जाए तो पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में, यूएनओ में सब जगह खबर फैल जाती है। इसीलिए कश्मीर में 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को जब मारा गया तो कोई मॉब लिंचिंग का सवाल नहीं खड़ा किया किसी ने। इस देश में तो मॉब लिंचिंग के नाम पे क्या क्या हो चुका है, अब तो कुछ हो नहीं रहा है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि पर्ची आ गई है मेरे पास। मैं जानता हूं हर प्रोग्राम की अपनी मर्यादा होती है, लेकिन मैं मर्यादाओं को तोड़ने की वजह से जाना जाता हूं, इसीलिए बोलता रहता हूं। लेकिन आप यकीन माने, आप इस लेटर, ये जो लव लेटर लिखे जा रहे हैं प्रधानमंत्री को, सिर्फ इतना ही फर्क हुआ है। इस बात को मैं बार बार एहसास कराना चाहता हूं। ये चमत्कार की दुनिया छोड़ दीजिए, अपने पे यकीन रखिए, बिलीव इन योरसेल्फ। और सिर्फ अगर आपने दिन के 1 घंटे भी अपने इतिहास को जान लिया तो आप चलते फिरते न्यूक्लियर बम हो जाएंगे। आपको ये देसी पिस्तल बना करके चौराहों पे मारने, पत्थरों से सर कुचल करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अपनी ताकत का एहसास कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपने राष्ट्र के लिए कीजिए, और जिन कारणों से आप 700 साल गुलाम रहे उनको दोबारा हावी मत होने दीजिएगा। बड़ी मुश्किल से किसी कारणों से कोई घटना घटती है और एक ऐसा समय आता है जब हजारों चीजें एक ही बार में समाप्त हो जाती हैं। कोई अगर मगर नहीं करता है, वो घड़ी आ गई है, इसको बनाए रखिए। आपकी मर्जी जिसकी होगी वो सत्ता पे बैठेगा, जो आपके साथ नहीं होगा वो सत्ता पे नहीं बैठेगा। अपने पे पूरा भरोसा रखिए, अपने इतिहास पे गौरव कीजिए, अपने पूर्वजों को समझिए, अपनी संस्कृति को समझिए। जिस भगवान को पूजते हैं, जिस देवी को पूजते हैं, किसी भी रूप में पूजते हैं, जब वो देवी फरसा लेके खड़ी है, तलवार लेके खड़ी है, तो आप तो उसके बंदे हैं। आपके पास जेब में एक नेल कटर तो होना चाहिए। मैं फिर बताता हूं, आदर्शवाद ठीक है, लेकिन ये समाज आदर्श नहीं है। अगर इसी आदर्श के चलते सेना ये आदर्श इख्तियार कर ले बॉर्डर पे, आइए, तो फिर बुलाएगी, आइए आइए आइए, हमारी गर्दन काट के ले जाइए, हम तो महान लोग हैं। आप भी इसी तरीके से अपने आदर्शवाद को जिंदा रखिए, लेकिन जिस हथियार से
दुश्मन को मारा जा सकता है, वो आपके पास भी होना चाहिए। मैंने किसी से आज तक एक बात नहीं कही, फिर वाजे करता हूं, दुनिया में लड़ाई हथियारों से नहीं जीती जाती है, दुनिया में लड़ाई यहां से जीती जाती है। आप यहां से गुलाम हो गए थे, आपने मान लिया था कि हम ऐसे ही रहेंगे। एक मूवमेंट आया हिस्ट्री में, आपने सब उतार के फेंक दिया। अब सवाल यह हो गया है कि अब हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तभी हम हमला करेंगे। बालाकोट में यह करके आपने कहा अब हमारे ऊपर जो नहीं करेगा उसके ऊपर भी करेंगे। आप लोगों ने मेरी बातचीत को सुना, इतने धैर्य के साथ सुना। काश अगर ये पर्ची नहीं आती तो मैं शायद चुप नहीं होता, क्योंकि मेरे अंदर भी 30-32 साल का गुस्सा है और अपनी आंखों के सामने एक ऐसी महान संस्कृति को जिसमें विवेकानंद जी पैदा हुए हों, और सोचिए कि बंगाल से एक आदमी चल के यहाँ भी आता है, अलवर भी जाता है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे महान लोगों के बारे में पढ़ना छोड़ दिया और बौनों के बारे में पढ़ रहे हैं। लिहाजा जो पढ़ रहे हैं वही अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। आज यहाँ जो भी युवा बैठा हो, और तमाम बुजुर्गों से मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है, मैं बात खत्म कर देता हूं। आज के युवा पे पूरा यकीन रखिए, पूरा यकीन रखिए। सिर्फ उसको अपने बड़े होने और अपने बहुत विद्वान होने का बार बार एहसास मत कराइए। जो माएं यहां बैठी हुई हैं वो अपनी बेटियों से दोस्ती करें। जो बाप यहां बैठे हैं वो अपने लड़के के साथ दोस्त की तरह व्यवहार करें और उसको सही बात बता दें। ये पूरा मूवमेंट जो देश में चल रहा है कि लोग 20 साल का लड़का 64 साल के आदमी को अपना दोस्त मान रहा है और 66 साल के जवान को रिजेक्ट कर रहा है, इसका कोई कारण होगा। इसलिए उससे बात करिए, उसकी जबान में करिए, उतनी ही करिए। बहुत लंबे लंबे पुराणों की बात करने की जरूरत नहीं है। उसका फर्स्ट स्टेज है। उस युवा से ज्यादा कोई राष्ट्रवादी नहीं है आज की डेट में। सिर्फ उसके साथ में आपका बिहेवियर बड़े छोटे का नहीं होना चाहिए। उस बच्ची के साथ में जो बड़ी हो रही है उसमें भी बहुत से बदलाव आ रहे हैं, वो भी समाज में है। उससे बात तो करिए, उसके दिल की बात तो जानिए। आप नहीं जानेंगे, कोई मिसगाइड करके उसकी बल की बात जान लेगा, फिर उसको एक्सप्लॉइट करेगा। अपने मन की बात जानिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।